नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पवन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं आपका मेंटर, गाइड, मार्गदर्शक पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं साथियों आप? कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ-साथ आपको ये भी बताना है कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और यह हमारा सेकंड लेक्चर है। विगत कक्षा में हमने संविधान के बारे में समझा था। आज हमारा टॉपिक संवैधानिक विकास का है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आधार पर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप साथियों से निवेदन है कि इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमारा टॉपिक जो है संवैधानिक विकास का है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला कंपनी का शासन और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन शासन। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यह इतिहास का विषय है, लेकिन थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग अपना कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी का फॉर्मेशन जो हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका नाम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और यह एक निजी कंपनी थी। तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक चार्टर के माध्यम से इसको भारत में व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया, ठीक है। कंपनी ये व्यापार के लिए बनी थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसकी रुचि जो है प्रशासनिक क्षेत्रों में बढ़ने लगा। हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में होता है, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद से 1765 में एक संधि होती है मुगल बादशाह और कंपनी के जो अधिकारी था, गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव, उसके बीच में, जहां से कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। दीवानी मतलब राजस्व वसूली करने का अधिकार। अब राजस्व का अधिकार मिलते ही कंपनी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी शक्तियां बढ़ जाती है और उनका ये क्या भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो है कंपनी जो है घाटी में चलने लगती है और इनके कर्मचारी अधिकारी जो है वो धीरे धीरे उनका ग्रोथ होने लगता है। तो इसी स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक कानूनी ढांचा तैयार करके भारत में कंपनी के मामले को विनियमित करने की आवश्यकता महसूस की। इसी के लिए सब ये पहला जो एक्ट आया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना था, ठीक है। तो ये हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो है बंगाल के जो गवर्नर जो थे, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय जो है वारेन हेस्टिंग्स जो था वो प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल बना, ठीक है। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था और इस एक्ट के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। और कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता, पहली बार कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिला था, ठीक है। इस समय जो है कंपनी के कर्मचारी जो थे निजी व्यापार करते थे, निजी व्यापार करने तथा भारतीय से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। इस समय जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, जिसमें 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जो व्यक्ति हैं वो एलिजा इम्पे थे और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम आपको पता है दोस्तों? चलिए मैं ही बता देता हूँ। जॉन हाइड थे, स्टीफन सीजर ले मेस्टे थे एंड रॉबर्ट चैम्बर्स थे, ठीक है। ये 4 सदस्यीय जो है उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था कलकत्ता में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, ठीक है। व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, वो व्यापारिक कार्यों को देखते थे और एक राजनीतिक मामले को देखने के लिए एक नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया था। कौन से एक्ट के तहत? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम, किस एक्ट के तहत हुआ था, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था, जो कंपनी के राजनीतिक मामले को देखेगा, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 का चार्टर्ड एक्ट, इस एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। पहली बार शिक्षा पर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध यहीं पे हुआ था, ठीक है, 1813 के चार्टर्ड एक्ट में, ठीक है।
और इंग्लिश मशीनरियों की भारत के कार्य करने की अनुमति इसी एक्ट के तहत मिला था। ठीक है, अब हम 1833 का चार्टर्ड एक्ट देख लेते हैं। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये लॉर्ड विलियम बेटिक जो थे, ये प्रथम व्यक्ति थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। और ये कौन सबसे पहले नियुक्त किए गए थे? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले, जो आप देखेंगे शिक्षा बले में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है लॉर्ड मैकॉले का। ठीक है, और एक कंपनी के व्यापारिक कार्य जो है समाप्त कर दिए गए, अब केवल राजनीतिक कार्य करने थे कंपनी को। मतलब 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त नहीं होते, लेकिन 1833 के चार्टर्ड एक्ट में कंपनी के व्यापारिक कार्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब ये कंपनी केवल एक राजनीतिक कार्य करने वाली रह गई। ठीक है, यहाँ पे नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाया गया। पहले क्या होता था कि भारतीय कंपनी में नियुक्त करने भेदभाव होता था, वो धर्म रंग के आधार पे भेदभाव करते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत अब नियुक्तियां जो है योग्यता संबंधी मानदंड पर अपनाया गया। ठीक है, और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां जो है छीन ली गई। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो बंगाल, जो भारत का गवर्नर जनरल जो था, वो जो कानून बनाया गया वो तीनों प्रेसिडेंसी, जो बंगाल, मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी, तीनों पे लागू होगी। ठीक है, और ये जो दास्ता का उन्मूलन जो था, दास्ता का उन्मूलन, दास्ता का उन्मूलन का प्रावधान जो 1847 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत चलकर आगे 1847 में समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 1853 का चार्टर्ड एक्ट देख लेते हैं। इस चार्टर्ड एक्ट के तहत विधायी शक्तियां को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया। ठीक है, विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, कैसी प्रतियोगिता था? यहाँ पे खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब इसके बाद से आप देखते हैं कि 1857 का जो क्रांति होती है, 1857 का, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, इस समय उसके बाद से क्या होता है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और ये प्रशासन जो होता है, भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला जाता है। ब्रिटिश ताज के अधीन शासन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद से ये पहला अधिनियम जो आता है, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या होता है, कंपनी के शासन की समाप्ति हो जाती है और भारत का जो शासन था अब सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय, महत्वपूर्ण, भारत का वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, वो ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होता है, वायसराय जो होता है। ठीक है, वो प्रथम यह पद धारण करने वाला कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि भारत के राज सचिव का पद का सृजन किया गया। ठीक है, और प्रथम सचिव कौन बना था? लॉर्ड स्टेनली जो है प्रथम राज्य सचिव बना था भारत का। ठीक है, और यह जो है ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। ठीक है, इसका कार्य क्या था कि प्रशासन की संपूर्ण नियंत्रण जो है, प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण जो है इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसमें निहित कर दिया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 को देख लेते हैं। इसमें क्या था, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को, ये महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत, सबसे पहला शुरुआत 1861 में होती है। ठीक है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो हम देखते हैं 1833 के एक्ट में केंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत होती है, लेकिन 1861 के जो परिषद अधिनियम था उसमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और प्रांतों को भी कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है, वायसराय के पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली और वो भी क्या होता था, बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत हुआ था। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है, वर्तमान में इसको कैबिनेट प्रणाली समझ लीजिए। ठीक है, ये कैबिनेट प्रणाली के तहत ये पोर्टफोलियो प्रणाली होता है और इसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां वापस दे दी गई। ठीक है दोस्तों, अब हम भारत परिषद अधिनियम 1892 को देखते हैं। बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को मिला, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कब से होता है? 1892 से। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम
1909। इसको क्या है, माले मिटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद, ठीक है, में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। ठीक है, और इस सबसे पहले जो भारत के व्यक्ति शामिल हुए थे उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है। आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और इसको क्या है कि पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया जाता है किस एक्ट के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है दोस्तों, बजट एवं लोकहित के विषयों पर प्रस्ताव पूछने, प्रस्ताव लाने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहीं पे मिला है। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा जा चुका है कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में देखते हैं। इसको जो है मार्टिंग्यू चंद्रफूड सुधार भी कहा जाता है। पहली बार जो है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार जो है उत्तरदायी प्रशासन की बात की गई थी इसमें, और पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित हुई थी, मतलब विधानसभा और विधान परिषद की शुरुआत जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, प्रांतों में क्या होता है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत होती है किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। द्वैत शासन आपको पता है क्या होता है, चलिए थोड़ा मैं बता देता हूँ। द्वैत शासन जो होता है एक ही क्षेत्र पर दो अलग अलग शासकों का शासन, इसको हम द्वैत शासन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि विषयों का विभाजन कर दिया जाता है और इसमें दो विषय बना दिए जाते हैं, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय होता है उस पर गवर्नर जो होता है अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से कानून बनाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन जो हस्तांतरित विषय होते हैं उस पर जो है भारत के मंत्री जो है उस पर कानून बनाते हैं और अमल करते हैं, और ये जो है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यही प्रणाली को जो है द्वैत शासन व्यवस्था हम लोग कहते हैं। सबसे पहले इसको लागू करने वाले व्यक्ति क्या कौन थे, इसको या जन्म देने वाले जन्म कह सकते हैं, कौन थे, सर लियोनस कार्टियस थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने पढ़ लिया। इसमें देखिए लिखा है विषयों को दो पार्टों में, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। ठीक है, और इसमें क्या है, लोक सेवा आयोग की गठन की बात की गई थी, महत्वपूर्ण बिंदु है। लोक सेवा आयोग की गठन की बात की गई थी, जो आगे चलकर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ था। 1909 का अधिनियम हमने देखा था कि मुस्लिमों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1919 में इसका विस्तार करके सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन प्रणाली का अधिकार मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब हम भारत शासन अधिनियम 1935 देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में भूमिका। ठीक है, इसमें जो है 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसमें पहली बार जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का सुझाव दिया गया था, लेकिन यह अमल नहीं हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, जो हम लोग कल पीवाईक्यू करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी, संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। प्रांतों में जो द्वैत शासन को है समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था, और केंद्र में जो है केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच जो है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था, और जो अवशिष्ट शक्तियां जो थी ये वायसराय के पास नियत कर दी गई। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि इसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, भारत संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। आगे चलकर 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था 6 प्रांतों में शुरू, उस समय जो आपको पता है कि 11 प्रांत थे, जिसमें 6 प्रांतों में है द्विसदनात्मक
व्यवस्था को शुरू किया। कौन कौन से प्रांत थे? ये बंगाल था, बंबई था, मद्रास था, बिहार था, असम था और संयुक्त प्रांत था। ठीक है दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और इसको विस्तार करके दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें जो है शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। और एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। दोस्तों, ये हम लोग भारत का संवैधानिक विकास को देख लिए, ठीक है, आज की क्लास में। और कल जो है हम इसके आधार पे PYQ को देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइए। ठीक है दोस्तों, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद और आभार आपका।